देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे सरकार सख्त प्रदूषण से त्रस्त। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही अब हिमालयी राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपावली के बाद से सभी स्थानों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों में प्रदूषण से होने वाली बीमारियां भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की स्थिति अब ये हो गई है कि दून की हवा मेरठ और गाजियाबाद से भी ज्यादा खराब है। दून का AQI 300 के करीब पहुंच गया है, जो कि चिंता की बात है। इसी बीच मैदानी क्षेत्रों में घनी धुंध और कोहरे की वजह से भी सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं। विजिबिलिटी कम होने से यातायात में भी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं दून में प्रदूषण की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल सुबह शाम न घूमने की अपील की है। वहीं अस्पतालों में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के निर्देश दिए हैं। वहीं एक ओर जहां राज्य में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियां पर्यावरण बचाने के विपरीत कार्य कर रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 11वें हिमालय राज्य उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति होगी, किसी ने ऐसा सोचा ना था। चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में AQI खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की स्थिति तो और भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ AQI 300 के करीब है। बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गंगा रिपोर्ट आपको दिखाए उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको बता देते हैं। पहले की तरह ही होगी परीक्षा। UPSC आयोग ने अपना फैसला लिया वापस। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार 3 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। पहले की तरह ही होगी परीक्षा। आपको बता दें कि 2 दिन परीक्षा कराने के लिए कहा गया था, जिसका विरोध छात्र कर रहे थे। और UPPSC से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। UPPSC ने अपना फैसला वापस ले लिया है। पहले की तरह ही परीक्षा होगी। आखिरकार छात्रों की जो मेहनत है, जो पिछले 3 दिन से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो रंग लाई है और ये फैसला आयोग को वापस लेना पड़ा। पहले की तरह ही होगी परीक्षा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर थी और UPPSC ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। UPPSC आयोग ने अपना फैसला वापस लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले की तरह ही होगी परीक्षा, यानी कि एक दिन में ही परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिसकी मांग छात्र कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है? छात्रों की आखिरकार जो मेहनत है वो रंग लाई और UPPSC से ने अपना आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया है। परीक्षा एक ही दिन में होगी। जी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अभी अनाउंसमेंट हो रहा था और अभी भी चल रहा है। उसमें उन्होंने कहा है, लोकसभा आयोग की तरफ से एक औपचारिक घोषणा की गई है कि जो उनका ज्ञापन उसको वापस दे रहा है। उसके अलावा साथ साथ उनका कहना है तीसरे परीक्षा के लिए खासतौर पर उनका कहना है कि उसको एक दिन में कराया जाएगा। जो छात्रों की मांग थी वो उसको लेकर के जिसके लिए डटे हुए थे छात्र, जुटे हुए थे यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे जुटा हुआ था, उनका कहना है कि उसकी मांग को मान लिया गया है साल के लिए। लेकिन छात्रों का अभी भी तो उसको लेकर के पूरी तरीके से वो अभी आश्वस्त नहीं है। उनका कहना है ये तो केवल अनाउंसमेंट है, हमको जो है ये चीज नोटिस लेकर में चाहिए, क्योंकि इसको बिना हम नोटिस में लिए इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि पिछली बार भी बात हुई थी तो उसमें ऐसे एक आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद बात जो है जो थी उसको वापस रिपीट किया गया था। उसी तरीके से 2 दिन में एग्जाम कराया गया। तो इसलिए उनका कहना है कि अभी हम
ये हुआ है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हम लोग के लिए। लेकिन अभी जो है इसका हम पूरी तरीके से जो है तैयार नहीं है। हम जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम इसका वेट करेंगे। और उसके साथ मैं बता दूं कि इसमें आयोग ने एक समिति गठन करने की भी बात की है कि उसको समिति को जो है ये दिया जाएगा, वो उसको पूरा विचार करेगी, उसको लेकर के तो बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए एक रिलीफ की बात तो सामने आ ही रही है। मैं आपको बता दूं इस समय लोग सारे छात्र जो है पूरे जुट गए हैं सामने आकर के फिर से एक बार, और काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है उनका कहना है कि खुशी अभी आ रही पूरी, जब तक लिखित में नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जो है इस बात को पूरी तरीके से जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल मधुर, अगर हम बात करें तो आपने छात्रों से क्या इसको लेकर बातचीत की है कि अगर ये फैसला वापस ले लिया गया है तो प्रदर्शन को जाहिर है कि खत्म कर देना चाहिए? जी मैं आपको बता दूं कि अब शायद 3 दिन की छुट्टी भी होने जा रही है यहाँ पे लोकसभा की, तो हो सकता है कि आज हो सकता है प्रदर्शन को वापस ले लिया जाए, क्योंकि जो है जिस तरीके से अभी आश्वासन मिला है और ये कहा गया है कि हाँ सरकार की तरफ से भी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कहा गया कि नहीं इसको जो है उनकी बातों के शब्दों को माना जाए। और उस शब्दों को मानने के लिए जो है छात्र यहाँ पे जो है जिस तरह से अभी अनाउंसमेंट हुआ, अभी जब अनाउंसमेंट हो ही रहा था तो उसमें उन्होंने एक आश्वासन तो दे दिया है कि हाँ 1 दिन में परीक्षा की जाएगी। लेकिन अभी छात्र जो है इसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। वो खुश तो है लेकिन उनको कह रहा है कि अभी खुशी हमारी आधी है, जब तक ये नोटिस जारी करके हमको नहीं देते, एक रिटर्न में हमको नहीं लिख के देते कि हाँ ये इसको वापस ले लिया जाए और इसको जो है जो एक ही दिन में कराया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, तब तक हम जो है अभी इसको अपनी पूरी जीत नहीं मान रहे। तो इसलिए अभी भी जो है यहाँ पे खुशी की लहर जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से छात्र जो कह सकते हैं आश्वस्त नहीं है। और उनका कहना है कि जब तक हमको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक तो अभी फिलहाल अभी यहीं। अभी देखिए आगे 1-8 घंटे में क्या होता है यहाँ पे। लगता है कि आज जो है शायद प्रदर्शन यहाँ से वापस ले लिया जाए, लोग यहाँ से छात्र चले जाए, क्योंकि आश्वासन तो आज मिल ही गया एक तरह से लोकसभा की तरफ से। बाकी अभी जो है अभी जो चल रही है वो देखिए आगे इसके आगे क्या होता है। जी बिल्कुल मधुर, इस मुद्दे को देखकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर थी और जिस तरीके से अखिलेश यादव इस पर कई बार निशाना साधते हुए नजर आए थे और अब जिस तरीके से ये फैसला वापस लिया गया है, हालांकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि छात्र अभी भी प्रदर्शन को खत्म क्यों नहीं कर रहे। प्रशासन का फिलहाल क्या वहां पर रोल है? प्रशासन क्या वहां पर लोगों को हटाने की अब कोशिश कर रहा है? मैं आपको बता दूं प्रशासन फिलहाल इस समय जो है पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है और प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग से खोल दिया है और छात्र जो है थोड़े बहुत बाहर भी थे वो भी पूरी तरह से अंदर आ गए और पूरा ये जो लोक सेवा के जितने गेट हैं उनके सामने पूरी जमावड़ा है, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पूरा हुजूम आप कह सकते हैं यहाँ पे जो छात्रों का जुटा हुआ है और वो सारे के सारे अभी जो यहीं पे है उपस्थित हैं। और अब जो है प्रशासन इस तरीके से पूरे को जो है कह सकते कोऑपरेट कर रहा है। फिलहाल ऐसी कोई खींचतान वाली कोई तनाव वाली स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आयोग की तरफ से भी कहीं ना कोई तो आश्वासन उनको मिल ही गया है। भले ही अभी लिखित में नहीं मिला है तो उनका यही कहना है कि हम आश्वासन है हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन जब तक उसको लिखित में नहीं ले लेते, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक हम जो इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और अभी जो हमारी आधी जीत पूरी जीत नहीं है। और इस पर जो है कमेटी भी जैसे बताने की बात हो रही है कि एक कमेटी भी गठित की जाएगी आरओ को लेकर के और उस पर भी चर्चा की जाएगी कैसे क्या है। तो फिलहाल अभी जो है आप कह सकते हैं कि ये जीत जो जरूर है लेकिन एक अधूरी जीत कह सकते हैं। अभी जो है छात्र जो है पूरी तरीके से इसको लेकर के जो है कह सकते हैं कि आश्वस्त नहीं है 100%, लेकिन हाँ उन्हें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और वो अपना हाथ उठा करके झंडे भारत माता के झंडे लहरा करके उनको खुशी का इजहार कर भी रहे हैं। और देखिए आगे अभी फिलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि प्रदर्शन है पूरी तरीके से और सारे छात्र जुटे हैं, हजारों के छात्र में जुटे हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं। और ये गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 और 4 जितने भी यहाँ पे गेट है उसके सामने छात्र समय उपस्थित हैं और वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। उनका यही मानना है कि अभी जब तक हमको जो नोटिस नहीं दिया जाएगा तब तक तो फिलहाल अभी हम आई हैं। और देखिए अभी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी शायद 3 दिन जो है लोकसभा बंद भी रहने वाला है, तो हो सकता है कि आज की तारीख में जो है प्रदर्शन यहाँ से वापस ले लिया जाए, छात्र वापस चले जाए, क्योंकि एक आश्वासन तो लोकसभा के उनको मिल ही गया है जो अनाउंसमेंट के द्वारा उनको मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक वो लिखित उनका कहना है कि हमको ये चीज जो है लिखित में चाहिए, पिछली बार भी इस तरीके से उनको जो आश्वासन दिया गया था करके, लेकिन उसको जो है पूरा नहीं किया गया था। जी जी ठीक है मधुर, बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और आपको बता दें कि फिलहाल आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया। आरओ 2023 की परीक्षा स्थगित की गई है। प्रयागराज में यूपीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीपीएससी आयोग ने अपना फैसला वापस लिया। हालांकि छात्रों की मांग है कि उनको लिखित में ये आदेश दिया जाए, उसके बाद ही वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे।
तो प्रदर्शन अभी भी जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ राहुल पटेल जो कि अभ्यर्थी है वो भी जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका के न्यूज में। और ये जो बड़ा फैसला आयोग द्वारा लिया गया है, इस पर क्या कहना है? लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि यूपीपीएससी आयोग ने अपना फैसला वापस लिया। आपकी मांग थी उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और आयोग ने उसमें निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आयोग की तरफ से सचिव साहब हमारे पास हैं। सचिव साहब जो आयोग ने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उसको आपके सामने अभी वो प्रस्तुत कर देंगे और ये सचिव साहब है मेरे साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कृपया शांत हो जाइए, आपके दिल की बात है, शांत हो जाइए और कृपया मेरी बात समाप्त होने तक शोर न मचाइएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। विगत कुछ महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों में चयन परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें विभिन्न संस्थानों की संलिप्तता पाई गई थी। इसे ध्यान में रखकर चयन परीक्षाओं की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत दिनों प्रदेश में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या वाली चयन परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में आयोजित करने की अपेक्षा राज्य सरकार ने की थी, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी दिसंबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी एकाधिक पालियों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उक्त के संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला सुना दिया गया है परीक्षा को स्थगित करने के लिए। पहले की तरह ही योगी परीक्षा और छात्रों में खुशी है। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं जो कि अभ्यर्थी है। राहुल, क्या कुछ कहना है? आखिरकार जो आपकी मेहनत थी, 3 दिन से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अब सरकार ने आपकी मांग को मान लिया है। जी, जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग लगभग लगातार 4 दिन से आंदोलनरत थे। अल्लाहपुर, सलोरी, बघाड़ा और उत्तर प्रदेश
राजधानी में भी धरना हुआ और दिल्ली में भी हुआ, पूरे देश के आंदोलन चला। और ये जो कहना था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो अपने आप को खुदा समझता था, और छात्रों के आगे देखिए हर बड़ी बड़ी सरकारें के चूल्हे हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें ढह जाती हैं। ये जान लीजिए कि नौजवानों के आगे ये सरकार नहीं, इनके जो खुदा समझते थे जिसको, उनको भी ये झुकना पड़ा। और ये लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो अपने आप को इनका दूत समझता था, बताता था कि मैं योगी आदित्यनाथ का दूत हूँ, तो दूत की भी नहीं चली और छात्रों की जीत हुई, नौजवानों की जीत हुई। मैं शुरू से कह रहा था कि तेरे कहन को कहन कर रहा हूँ, इस अपाहिज व्यवस्था को सहन कर रहा हूँ, तेरे अपाहिज इस व्यवस्था को सहन कर रहा हूँ, जो दरवाजे तानाशाहों के खटखटाने से नहीं खुलते योगी जी, उसको तोड़ने का जतन कर रहा हूँ। देखिए 11 तारीख को हमने बैरिकेटिंग तोड़ी, आज भी बैरिकेटिंग तोड़ा, और आज 3 लेयर की बैरिकेटिंग यही जिला प्रशासन ने लगाया। लेकिन नौजवानों के जब हुजूम उमड़ा सड़कों पर तो बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग ध्वस्त हो गई और योगी जी का घमंड और क्रोध सुन गया, और नौजवानों और छात्रों की जीत हुई। और आपने परीक्षा पोस्टपोन की और कमेटी बनाने का काम किया। और नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और अपनी बहनों को भी बधाई देना चाहता हूँ, जो दिन रात कंधे पे कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ खड़ी रही। इनके लिए भी बहुत नारी शक्ति का सम्मान करना चाहता हूँ। नारी शक्ति हमेशा जब किसी ताकत, किसी आंदोलन, किसी मंजिल की ओर बढ़ती है तो आंदोलन सफल होता है। राहुल, अगर हम बात करें, अभी जब ये आया था कि आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया है, तब आपके ही कुछ साथी जो है वो कह रहे थे कि जब तक उनको लिखित में नहीं आदेश दिया जाएगा वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो हम लोग को लिखित नोटिस आता है कि तुरंत हम लोग वहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे। लिखित तो चावल करेगा, हम नोटिस चाहिए, ये सरकारी वेबसाइट पे दे दें, लोक सेवा आयोग के वेबसाइट या अपने एक्टिव से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर दें। नहीं तो जब आपको ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपको ये बात बता दी गई है, तो अभी भी आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों को प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। आप इनके मुंह में राम, बगल में छुरी है, कहते कुछ है करते कुछ है, ये सब आप जानिए। आगे की क्या रणनीति होने वाली है खैर आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति आगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक नोटिस आ नहीं जाती, जब तक ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ है और यहाँ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत के ट्विटर हैंडल से आ नहीं जाता, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा राहुल जी, जब वो कह रहे हैं कि अपना फैसला वापस ले लिया गया है, आप लोगों के सामने, सबके सामने वो इस बात को कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ना मानने का कोई कारण समझ नहीं आता है कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने आपसे कह दिया ना, ये लोग दो मुँह साफ वाले लोग हैं, ये दो मुँह, बात करते कुछ है कहते कुछ है। अगर उन्हें फैसला वापस लेना ही नहीं होता तो आप तो 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं ना। नहीं, फैसला तो ये वापस लेते हैं कैसे नहीं? अच्छा बताइए, जब जनता सड़कों को उतरती है तो बड़े बड़े लोग अपने फैसले वापस ले लेते हैं, तो छोटे मोटे से आते हैं, इनकी क्या विचार? बताइए, किसान आंदोलन वापस हुआ कि नहीं हुआ? किसान आंदोलन में इन्होंने कहा कि नहीं कहा, किया कि नहीं किया? जब किसान नौजवान सड़कों पर रहेगा तो इनको खतरा था कि उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर। आपको तो कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि 9 सीटों पर, चूंकि जिस तरीके से चुनाव होने हैं तो आपकी मांग मानी ही जाएगी। हाँ राहुल जी, हमारी मांगे तो मान लीजिए, लेकिन हम लोग को जब तक एकदम ट्विटर हैंडल या नोटिस नहीं मिल जाए तब तक कैसे हम लोग माने, स्वीकारेंगे? चलिए, तब तक के लिए क्या करेंगे ये तो बताइए। हम लोग आंदोलनरत रहेंगे तब तक के लिए, कंटिन्यू। और प्रशासन आप लोगों को लगातार हटाने की कोशिश कर रहा है? तो वो प्रशासन तो पहले ही दिन से हम लोग को हटाने की कोशिश कर रहा है। हमारे 3 छात्रों को जेल भेज दिया। ठीक है राहुल जी, शुक्रिया आपका। मधुर दरबारी हमारे साथ संवाददाता। यूपीपीएससी आयोग ने अपना फैसला वापस लिया है। आपको बता दें कि लगातार छात्रों द्वारा मांग की जा रही थी, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था, और अब मांग को मानते हुए जो छात्रों की मांग थी उसे मान लिया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सरकार सख्त प्रदूषण से त्रस्त। देशी राजधानी दिल्ली के साथ ही जिस तरीके से हिमालयी राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। चर्चा जिस मुद्दे पर करेंगे उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 11वें हिमालय राज्य उत्तराखंड में ऐसी परिस्थिति होगी किसी ने ऐसा सोचा ना था। चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में AQI खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की स्थिति तो और भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ AQI 300 के करीब है। बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही दून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे, जिस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियां पर्यावरण बचाने के विपरीत कार्य कर रही हैं, जबकि भाजपा इससे इनकार कर रही है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में भी सब देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो बुजुर्ग मरीज हैं हमारे, जिनको सांस लेने की बीमारी है, उनमें दिक्कत आ रही है। हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो विकासकारी कम विनाशकारी ज़्यादा हैं। आप ऑल वेदर रोड का हाल देख लीजिए कि ऑल वेदर रोड के लिए जितने पेड़ों के कटान की परमिशन थी उससे कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा पेड़ों का कटान हो गया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आपने पहाड़ों का जो बेस है उसको कमज़ोर कर दिया। लैंडस्लाइडिंग की और दूसरी घटनाओं, अप्रिय घटनाओं से लगातार उत्तराखंड दहल चुका है। कभी आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, कभी आप जागेश्वर धाम के नाम पर, कभी आप सौंग बांध के नाम पर जिस तरह से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, उत्तरी भारत को ओजोन लेयर देता है, ओजोन कवर देता है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को मुझे लगता है या तो इस तरह के जब भी बयान देते हैं उसमें कुछ स्टडी करनी चाहिए। अगर उन पे स्टडी नहीं है तो मुझे लगता है कि भाई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इन वर्षों में देखोगे, जब से उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड में अगर पेड़ कटे हैं डेवलपमेंट के लिए तो पेड़ लगे भी हैं। तो टोटल अगर आप आज के डाटा देखोगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इन 24 वर्षों में वन संरक्षण बढ़ा है। वहीं प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई है। इसके अलावा घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ऐसे में दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं प्रदेश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कोई इंतजाम नहीं। पुलिसिंग व्यवस्था चौपट है। ओवर स्पीडिंग को रोकने, शराब पीकर वाहन चलाने से रोकने के लिए पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून के ONGC चौक में ओवर स्पीड की वजह से 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि अल्मोड़ा में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं, कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं, शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही हैं। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है।
सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। वो उसकी बाकायदा जांच हो, उसमें जहाँ खामियां पाई जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरा ऐसा मानना है, जो गलत है तो गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस को, मैंने आज पढ़ा कि साहब पैसिफिक के किसी गार्ड ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए था। अगर पुलिस थोड़ा एक्टिव रहती तो हो सकता है ये घटना बच जाती। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी जरूरी है, आप तमाम स्लोगन लिखे रहते हैं कि भाई हम शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, दुर्घटना से देर भली, ये सब इसीलिए लिखा जाता है कि एक अवेयरनेस लोगों में आए। कुल मिलाकर हिमालय राज्य उत्तराखंड में EQI का 300 के करीब पहुंचना बेहद चिंता की बात है। दूसरे प्रदेशों को स्वच्छ हवा देने वाला राज्य आज खुद साफ हवा के लिए तरस रहा है, जो कि चिंता की बात है। वहीं विकास के नाम पर एकाएक काटे जा रहे पेड़ भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इस बीच सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बता दें आपको कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं उत्तराखंड में, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर प्रदूषण को नियंत्रण में लाना है तो हरे भरे पेड़ों को काटने से बचना होगा। कई परियोजनाओं के चलते जिस तरीके से उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इस पर लगातार बातचीत भी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी सख्ती धरातल पर कितनी नजर आएगी ये देखना होगा। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। राजेश्वर पैन्युली जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशंक एरन जी चिकित्सक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घड़ियाल जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजेश्वर जी से, क्योंकि आप विकास के नाम पर जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड का जो प्रदूषण लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जहां लोग पहले पहाड़ों का रुख करते थे, दिल्ली की आबो हवा खराब होती थी तो मैं देखती थी कि आधे से ज्यादा लोग सीधे उत्तराखंड पहुंच रहे होते थे। और अब उत्तराखंड को नरक एक तो दिल्ली वाले भी बना रहे हैं, साथ ही साथ जो वहां पर विकास के नाम पर हरे बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद उत्तराखंड के लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। उत्तराखंड के लोगों को कहीं और नहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। उत्तराखंड पहले जैसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखें और सरकार पे भरोसा रखें। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास होना बहुत जरूरी है और नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में 2nd नंबर पूरे भारत में मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या धामी सरकार कोई ऐसी कोताही कर रही है। हाँ। जो लॉजिकली जो स्टेप लिए जाने चाहिए तो ले रही है कि नहीं ले रही। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब इन्वायरमेंटल आपके कंट्रोल में नहीं है। एक में आप लगभग ये पूरा जो महीना नवंबर का कोई बारिश नहीं हो रही है। देहरादून जैसी सिटी जो है कहीं नीचे एकदम उसमें है। टूरिज्म डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ कि टूरिस्ट के आने जाने से और दूसरे कारणों से जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और इनके कारण से जो हुआ, उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, उसके लिए स्पेशल इफेक्ट दिया जा रहा है कि स्पेशल पैकेजेस दिए गए आपके कि सोलर एनर्जी में शिफ्ट हो। तो जो आपके जो ट्रेडिशनल चीजें उनको हटा करके कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें को लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ समय लग सकता है और ये कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम एक जगह की नहीं है। पंजाब से अभी भी उन्होंने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल के चीफ ने भी बताया कि पंजाब में भी जो पराली जल रही है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है। और देहरादून क्योंकि घाटी के एरिया में वहां से जो है पास आउट होना चीजें बड़ा मुश्किल से होती है। तो अगर हम सरकार की बात करें, दूसरी बात क्या है कि हमें कहीं ना कहीं से आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरे तीसरे कारणों से, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले जो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो डेवलपर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से अपना सगज होना पड़ेगा। आस पड़ोस में भी सगज होना पड़ेगा कि कुछ अपनी जिम्मेदारी भी समझ करके करें। जो दूसरे टाइप के जो पॉल्यूशन की चीजें करते हैं, जो राजेश्वर जी आप लोग कुछ मत कीजिएगा, जनता कर लेगी, आम जनता कर लेगी। आप लोग पेड़ काटते रहिएगा विकास के नाम पर और कहते रहिएगा हम विकास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आते हैं वापस।
गिरिराज किशोर हिंदवान जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या कहना चाहते हैं? प्रदूषण लगातार आपको आ रही है आवाज? पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी, देखिए यशवी जी, चिंता का विषय इसलिए इसको माना जाएगा, जो विषय जिस विषय पे आज डिबेट हो रही है कि वाकई उत्तराखंड में पोल्यूशन होना, कि यशवी जी हिमालयी राज्य है, हिमालय जुड़ा हुआ है। और आप स्वयं सोचिए कि वाकई आज से 20-22 साल पहले निश्चित रूप से देहरादून भी जो सिटी हुआ करती थी, जीरो पोल्यूशन इसको माना जाता था कि जीरो पोल्यूशन, यहां पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, वाकई जो है, जो बात आपने रखी है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उसका जो वाकई कटान हुआ है, और डेवलपमेंट के नाम पे अगर वाकई जो है अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर वो डेवलपमेंट जरूरी है तो निश्चित रूप से उसमें कोशिश, प्रयास ये होने चाहिए सरकार की तरफ से कि कम से कम पेड़ों को काटा जाए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, आज निश्चित रूप से यशी जी ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो है, आज इतने व्हीकल हो चुके हैं, निश्चित रूप से आज इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं, 4 व्हीलर हो चुके हैं कि वो वाकई संख्या जो है लाखों में उसकी हो चुकी है। एक शहर की बात मैं कर रहा हूं, देहरादून की आपसे। जो पोल्यूशन है, वाकई आज जो स्थिति है, फिलहाल जो माहौल जो बना हुआ है, एक्सीडेंट भी अभी जो परसों हुआ है, वाकई उसमें बहुत पीड़ादायक एक्सीडेंट था। उसमें 6 बच्चे जो हैं वो निश्चित रूप से मृत घोषित कर दिए गए। आप स्वयं सोचिए कि इस तरह का एक्सीडेंट होना, विजिबिलिटी जीरो होना, ये स्थितियां बन रही हैं। और देहरादून में AQI जो है, आप स्वयं देखिए 300 जो है 300 पार कर चुका है, जो क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप स्वयं देखिए यशी जी, इसमें वाकई अगर बात रखी जा रही है, सरकार शासित है भाजपा की, अगर पेड़ों को कम से कम काटने की बात अगर हो रही है, आज जो विषय खड़ा हो रहा है उसके मूल में जो कारण है, निश्चित रूप से दूसरी बात क्या है, अगर ये बात रखी जा रही है कि आज जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए लगभग आ चुका है देहरादून में, दून स्मार्ट सिटी के नाम पे। और ये सी जो स्थितियां बनी हुई हैं शहर की, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सुनिएगा, विजिबिलिटी जीरो है लेकिन लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये स्थितियां बनी हुई हैं शहर में। और वाकई जो है आज स्थिति ये बन गई है कि जो एयर पोल्यूशन है, कारण उसमें सारे हैं। गिरिराज जी रुकिएगा, वापस आएंगे क्योंकि आज वक्त कम है हमारे पास, तो सबकी प्रतिक्रियाएं फटाफट ले लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जरूरी है कि भाई पर्यावरण जो है वो अगर हमें प्रदूषित नहीं रखना है, उसको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो भैया जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस तरीके से पेड़ों का कटान अगर उत्तराखंड में होगा तो स्थिति खराब होगी। अशोन कैरन जी, जब से पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसकी वजह से तमाम बीमारियां उत्तराखंड में हो रही हैं और लोग इससे कहीं ना कहीं सांस संबंधित प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। जी देखिए, इसमें सिर्फ सांस संबंधी प्रॉब्लम ही नहीं, विभिन्न तरह के कैंसर, अस्थमा और एक जो होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी लंग की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ने की वजह से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है। तो इसमें तो कोई मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को पता है कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का मतलब और जिस हवा में हम लेते हैं इसमें कितना फर्क है। जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पूरी जिंदगी जो हम लाइफ जीते हैं, तो जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं और जितना हम खुद पॉल्यूशन करते हैं, जो ये बाकी पॉल्यूशन तो आप छोड़ दीजिए, वो इसके बराबर होता है कि 350 पेड़ पूरी जिंदगी हमारी अगर हरा भरा रहें, उसके बराबर है वो चीज। अब आप सोचिए, हमने अपनी लाइफ जी और उस लाइफ में हमने सांस लेने के अलावा बहुत कुछ किया, हमने गाड़ी चलाई, हमने फर्नीचर यूज किया, हमने पता नहीं कितनी मैथ स्टिक जलाई, हमने पेंसिल यूज की, पता नहीं लकड़ी की कितनी चीजें यूज की। तो हमारा भी ये एक फर्ज बनता है कि सिर्फ हम
ये बात ही ना कर रहे, अगर हमें सही में इसके लिए कुछ करना है तो हर आदमी कम से कम अपने जीवन काल में 500-600 पेड़ लगाए, और सिर्फ पेड़ ही ना लगाए, उनकी परवरिश भी करे। मैंने देखा है कई बार कई एनजीओज और कई पॉलिटिशियंस पेड़ तो लगा देते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद आप जाके देखें तो वहां पे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस पेड़ की देखरेख करना मेन चीज है। तो अगर हम इस चीज का बीड़ा उठा लें, क्योंकि इसको अगर हम सोच लें कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ करेगी और गवर्नमेंट ही कुछ कर पाएगी और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब आज ये नहीं करेंगे तो अब आपने सभी लोग बोल रहे हैं पैनल में कि कुछ समय पहले देहरादून की क्या स्थिति थी और आज देहरादून की क्या स्थिति है, और अब कुछ समय बाद जो है वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बद से बदतर, जो कि हम सिर्फ जिसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये बीमारियां तो खैर सबको पता है, मैं उस बारे में वैसे डिटेल में बता सकता हूँ, समय की कमी में मैं चाहता हूँ कि हमें शायद इन चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए कि पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचे कि हमें इसके लिए करना क्या चाहिए। वरना तो कैंसर, जैसे आपके कई विभिन्न तरह के स्किन के कैंसर हो गए, आप अस्थमा हो गया, क्या बोलते हैं सांस के जो लंग से रिलेटेड कुछ सीओपीडी होते हैं, कंजेस्टिव पल्मोनरी डिजीजेस होते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेस होते हैं, फिर उसके अलावा विभिन्न तरह के इस तरह के पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीज होते हैं, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जो अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस में होते हैं, और बहुत तरह की जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स पे भी इसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है। तो ठीक है, ये आशीष जी वापस आएंगे। आशीष गर्ग जी का फटाफट रुक कर लेते हैं। आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी देखिए, पोल्यूशन पर हम फिर से बातचीत कर रहे हैं, और पोल्यूशन पर जब हम उत्तराखंड पर बातचीत करते हैं तो पेड़ों का कटान का जिक्र पहले आता है, क्योंकि बहुत तेजी से पेड़ों का कटान किया जा रहा है विकास के नाम पर। और उत्तराखंड का जो AQI है वो भी आप देख रहे हैं 300 के करीब पहुंच चुका है, बल्कि ऐसी स्थिति पहले नहीं होती थी अमूमन जितनी अब होने लगी है। जी बिल्कुल, जैसा मैं सब पैनलिस्ट को सुन रहा था, देखिए पेड़ क्यों जरूरी है इस पे मुझे कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि देहरादून सिटी को आप देखा जाए तो 1% ग्रीनरी रह गई है लगभग, जो कभी पिछले 20 जो साल पहले आप करीब 30-40% ग्रीनरी यहाँ पर हुआ करती। कारण इसका यह है, मैं आपको बिल्कुल दो ऑपोजिट बातें बताऊंगा कि नैनीताल में आप जाएंगे वहां पे पेड़ काटना बहुत बेहद मुश्किल है, लेकिन देहरादून में पेड़ काटना बहुत आसान है, और पेड़ काटने के बाद उसकी ना कोई सुनवाई होती है। जो कई एनजीओज हैं उस पर भटकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पेड़ कटने के बाद वो कुछ आनंद फानंद में उसको बता दिए जाते हैं। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए पेड़, ये ग्रीनरी जब होती थी, देहरादून का वेदर इस तरीके का हुआ करता है ऐसी जी, कभी भी 10-12 दिन में यदि थोड़ी सी हीट होती थी या कुछ इस तरीके की होती थी तो बारिशें एकदम हो जाती थी। तो ये जो आज हम देख रहे हैं AQI लेवल जो 300 से ऊपर चला गया है और 280 तो मेंटेन कर रहा है, तो इसमें जो स्वास्थ्य पे तो बहुत बेहद हमारा नुकसान हो रहा है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि दिल्ली से लोग बच्चों को निकाल के, क्योंकि वहां पर 400-350 AQI रहता था, तो बैंगलोर या देहरादून भेज रहे थे। अब आप मान लीजिए जो बच्चों को देहरादून लाया गया है स्कूल में पढ़ने के लिए, अब उनको कहाँ भेजेंगे? तो प्रॉब्लम ये है कि इसको हमको बड़ी जटिल समस्या है। केवल ये पेड़ कटने का तो बहुत बड़ा कारण है, साथ ही साथ हमारा जो एक माइग्रेशन हो रहा है कई स्टेट से, वो पूरा हम देहरादून को कह लें या जो ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर हमारी कैरिंग कैपेसिटी पूरी कई मल्टीपल टाइम चूक गई है। एक हर सिटी की जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसको हमने हर तरीके से ओवरशूट कर दिया है। और यहाँ पर चाहे कूड़े की प्रॉब्लम ले लीजिए, पानी की प्रॉब्लम ले लीजिए, दुनिया भर की सब प्रॉब्लम पे पूरे सिटी बुरी तरह इससे मरे जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई अभी ध्यान ज्यादा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कूड़ा जलाना एक बड़ा आम सा है, हम लोग इसको रिपोर्ट करते रहते हैं। अभी भी एक दो रेस्टोरेंट जो कूड़ा जला रहे थे उनको रिपोर्ट किया, उन पर चालान किया, लेकिन मुझे लगता है ये पुलिस और ये प्रशासन को इस पर सजग होके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरा एक और बताता हूँ आपको पहलू कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बोल दिया है कि जो स्वच्छ हवा हमें जीना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये जो स्वच्छ 300 AQI देहरादून में यदि है या दिल्ली में कहीं भी है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तो यदि इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और उन्होंने ये बोला है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको कहीं पे भी इस तरीके की जो कूड़ा जलाने की हरकत होती है या आतिशबाजी भी रात के 2-3 बजे तक कराई जाती है। दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी छठ पूजा हुई है, शादियां अब हो रही हैं तो पटाखे बजाए जा रहे हैं। तो इस पर लगाम कसने की जरूरत है। देखिए जब ये वेदर अच्छा हो जाएगा, हमारे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत आतिशबाजी कर ली जाए बस ठीक है,
लेकिन इस समय जब सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से मतलब हर आदमी, कंस्ट्रक्शन का कोई तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन के जब करते हैं तो धूल ना उड़ने के लिए कई नॉर्म्स है उसके, कि पानी छिड़काव होना चाहिए, स्क्रीन्स लगाने चाहिए, लेकिन वो पूरे शहर में इस समय सब तरफ सीवर लाइन के लिए या दूसरी कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये सारी धूल हमारी एटमॉस्फेयर में है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे ब्लड में जा रही है, और जो हमारे गर्भ में बच्चे हैं वो तक इनहेल कर रहे हैं PM 2.5 जो होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर को। तो सिचुएशन बहुत खराब है और इसमें बिल्कुल लाइफ कम हो जाएगी जितने भी यहाँ पे रहते हैं, चाहे बुजुर्ग हो या आने वाले बच्चे हो या युवा हो। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक समस्या बनी हुई है, इस पे काम करने की सबको जरूरत है। ठीक है, हाँ, उदित गढ़याल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए अब बनती जा रही है। यशी जी, देखिए, एक समय देहरादून शहर की आबादी 50,000 थी। ये ज्यादा दूर नहीं, 20 साल पहले। अभी 10 लाख पार है शहर की, जिले की नहीं बात कर रहा मैं। और उतना ही बड़ा है जितना 50,000 में था। 10 लाख के लिए कंस्ट्रक्शन हुआ, गाड़ियां आई हैं, पेड़ कटे हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और ये होगी क्योंकि सबको जरूरत है। मल्टी स्टोरीड फ्लैट कभी देखे नहीं थे किसी ने यहाँ पर देहरादून में। अब वो बहुत हाई राइज बनने लग गए, 8-8 स्टोरी बनने लग गए, 10 बनने लग गए। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे डस्ट। देखिए, देहरादून बड़ा पिक्यूलियर एक जगह है जो एक कटोरे के शेप में, बोल शेप में है। और इस कटोरे में अगर प्रदूषण बैठ गया तो जब तक बारिश या तेज हवा नहीं चलेगी, जब तक ये इससे नहीं निकलेगा। कुछ वाकई इन्वायरमेंटल इश्यू बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे बने हुए हैं। ये उत्तर भारत में बना हुआ है बहुत जबरदस्त, जो कि अभी हवा नहीं चल रही है। नवंबर का आधा बीत चुका है, ला नीना जो है वो बहुत अभी इफेक्टिव ही नहीं हुआ है, तो वो बारिश नहीं आ रही है। उस बारिश न आने की वजह से देखिए फाइन डस्ट है, इस समय बहुत फाइन डस्ट है जो बुजुर्गों को बहुत तकलीफ दे रही है। मैं अपर देहरादून में रहता हूं, नीचे में जो कटोरे का हिस्सा है, जो बोल का हिस्सा है, उसमें बिल्कुल स्टैग्नेंट हो रखा है पॉल्यूशन। जो अपर देहरादून है उसमें भी है। पौड़ी की तरफ जाएंगे जहां कभी पॉल्यूशन नहीं होता था, वहां AQI 100 के आसपास है। पूरे नॉर्थ इंडिया की स्थिति इस समय खराब है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? इस समय मैसिव कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है, स्प्रिंकलिंग कहीं नहीं है। मैसिव काम चल रहा है रेलवेज का। इतनी फाइन डस्ट है कि एक बार वो हवा में चली गई तो किलोमीटर्स तक जाएगी। वो कहां तक कोई पता नहीं है। तो अच्छे जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट वही बता सकते हैं। लेकिन मैं खुद देख रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं पहाड़ से ही, वहां भी विजिबिलिटी बहुत पुअर है। तो हम लोगों को चिंता हो रही है। अब जहां तक रही पेड़ कटान की बात, मेरा कहना यह है कि अगर एक पेड़ कटा है तो उसके बदले में तत्काल 20 पेड़ लगने चाहिए। मैं एनवायरमेंटलिस्ट से भी कहता हूं कि अगर किसी संस्था ने, जल संस्थान, PWD किसी ने काटा है तो ये उनके पास एक्ट में है कि उनको उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके पीछे पड़ना चाहिए। इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक्टिविस्ट है उनको उसके पीछे पड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उन्होंने ये पेड़ लगाए कि नहीं लगाए। इतने सारे सेजदारा में पेड़, रोड के लिए पेड़ कटे हैं, उनके एवरेज में कितने पेड़ लगे? अगर वो 1000 कटे तो क्या 10,000 पेड़ लगे? फिर पेड़ों की क्वालिटी बहुत जरूरी है। कौन से पेड़ लगा रहे हैं हम जो जल्दी ग्रो करते हैं? कौन से पेड़ हमारे इन्वायरमेंटल? देखिए, आप दिल्ली जाएंगे, लुटियंस दिल्ली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कितना सोच के कौन से पेड़ लगने चाहिए, क्या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उन्होंने ये सब काम करा है। देहरादून शहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर बना, बसा हुआ था, राजधानी बनी, बस वो बिल्डर्स आ गए, सब डेवलपर्स आ गए बड़े बड़े, बाकी तो चलता ही, आप जानते ही हैं। और किसी को कोई इस शहर के लिए ध्यान नहीं था कि कहां पर क्या होना चाहिए। आज भी मेरा मानना यह है, आज भी अगर सरकार कोई एक्ट ला दे बहुत कठोर और उसमें एक्टिविस्ट उसके पीछे पड़ जाएं, तो यह शहर अभी भी कुछ बच सकता है। अन्यथा 50,000 का शहर 10 लाख पे आया है, कल को यह 20 लाख पे होगा और बद से बदतर स्थिति हो जाएगी यहाँ की।
राजेश्वर पैनोली जी का रुख कर लेते हैं। राजेश्वर जी, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? देखिए, पहले भी मैंने बोला कि सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही है। होता क्या है, इन्वायरमेंट जिससे चीज़ों से खराब होता है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे भी जो जितनी रोक लग सकती है उतनी रोक लगाई जा रही है। अभी ये जैसे हमारे इन्वायरमेंट बता रहे थे कि स्प्रिंकल का यूज नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ों में गलतियां हो रही हों, एज पर दी लॉ वो लगने चाहिए और एज पर दी लॉ वो होना चाहिए। अभी हमारे प्राइवेट भाई साहब ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो आपको ये एक्शंस लेने चाहिए इमीडिएटली, तो एक्शंस लेने चाहिए। दूसरी बात जो हमारी तरफ से आ जाती है, उन चीज़ों को, पोल्यूशन को रोका कैसे जाए, आपको कहीं ना कहीं क्लीन जो है, क्लीन एनर्जी लानी पड़ेगी। क्लीन एनर्जी जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे थे कि 1 लाख के करीब गाड़ियां हैं, 1 लाख गाड़ियों को कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में हो, चाहे सीएनजी गाड़ियों में हो, चाहे दूसरे तरीके की एनर्जी की जाए जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो। तो 3-4 एरिया हैं जो उनको फोकस करके सरकार काम कर रही है, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल रेन कैसे हो सकती है, उस पर भी वर्कआउट कर रही है कि उसको कैसे किया जा सकता है, और जो आपके घर में बिजलियां जाती हैं उनको कैसे सोलर से या दूसरे एनर्जी सिस्टम से कैसे क्लीन करके किया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी इफेक्टिव काम हो सकते हैं जो रोकने के लिए, जैसे अभी पेड़ लगाने की बात कर रहे थे, भाई ऑफिशियली तो जो आप बात कर रहे हैं वो ऑफिशियली है, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारी जागरूकता की भी कमी है कि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या हम उन चीज़ों को उतनी तेजी से सरकार की नॉलेज नहीं ला पा रहे, या सरकार उस पर कुछ एक्ट करने में कहीं ना कहीं चूक हो जा रही होगी। तो वो चीज़ें देखने की चीज है, और सरकार उसमें बड़ी गंभीर है, सरकार का ऐसे कहीं नहीं छोड़ रही। और सरकार को जो भी इस ढंग की नॉलेज में आता है कि कोई वायलेशन हो रहा है या कोई वायलेशन इस ढंग का हो रहा है जब पॉल्यूशन बढ़ रहा हो, उसको इमीडिएटली उसको एक्ट अपॉन किया जाए। और जहां तक लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको भी क्लियरली कट इंस्ट्रक्ट किया गया है कि पॉल्यूशन लेवल को हर तरीके से रोका जाए, इंक्लूडिंग नदियों के अंदर अगर कोई चीजें जा रही हैं उनको भी रोका जाए। उसके साथ साथ जो दूसरे तरीके हैं उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास गिरिराज जी। यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी राजेश्वर जी ने कहा कि सरकार लगातार उस ओर काम कर रही है, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर स्थिति कैसे बेहतर की जाए इस पर काम कर रही, क्या कहना चाह रहे हैं? यशी जी, अभी पैनोली जी जितनी बात पैनोली जी रख रहे हैं, राजेश्वर जी वो चिंतित हैं, लेकिन सरकार कहीं इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। सुनिएगा, और यशी जी, अभी मैं उदित घिल्डियाल जी जो बात रख रहे थे, निश्चित रूप से उनसे संबद्ध करूंगा अपने को कि वाकई जो है अगर एक पेड़ कट रहा है तो उन्होंने बहुत बड़ी बात नहीं रखी है। उन्होंने ये बोला है उदित जी ने कि 20 पेड़ आप लगाएं और लगाने के बाद उसकी देखभाल हो पेड़ की, वो तभी अपने स्वरूप में आ पाएगा। निश्चित रूप से बच्चे की तरह उसकी देखभाल होनी जरूरी है। और स्ट्रिक्ट वे में आपको बताऊं, मैं आज भी बताऊंगा मैं आपको, सरकार अगर पूरी तरह से वाकई अगर पूरे इमोशंस के साथ इस बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, अगर वाकई जो है स्ट्रिक्ट जो बाइलॉज हैं, वाकई स्ट्रिक्टली अगर सरकार इस तरह के लॉ अगर तैयार करे कि वाकई जो है कहीं पे अगर कटान हो रहा है, कट रहा है पेड़, तो उसकी 20 पेड़ और 30 पेड़ उसमें लगाए जाए। उसके साथ साथ जो भी रेजिडेंस बन रहे हैं, जो भी एमडीडीए पास कर रहा है नक्शों को, उसमें घर में भी एक लॉ निश्चित होना चाहिए कि घर के आगे पीछे अगर कहीं जगह है तो वहां आप पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो है आज भी यशी जी, देहरादून में जो मिनी हिल्स हैं आसपास, आप देखेंगे अभी भी एक डेंस फॉरेस्ट बना हुआ है। आज अगर इस पोल्यूशन को बैलेंस किया हुआ है तो वही जो डेंस अगर फॉरेस्ट हमारे पास है उसने इस पोल्यूशन को भी बैलेंस किया हुआ है। दूसरी चीज, एक चीज और रखना चाहूंगा यशी जी, ये मेरा हो सकता है व्यक्तिगत सुझाव, लेकिन दीपावली में जो पटाखे वाकई जलाए जाते हैं, निश्चित रूप से जो इस समय जो विस्फोटक स्थिति है एयर पॉल्यूशन की, अगर वाकई अस्थमा का जो पेशेंट है वो अगर परेशानी की मुद्रा में है तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सरकार को भी बड़े स्ट्रिक्ट वे में इस तरफ भी जाना चाहिए कि पटाखे जो है उसके बाद भी अभी तक पटाखे जलाए जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं। स्वयं सोचिए,
तो कितना बड़ा एक पोल्यूशन जो एयर पोल्यूशन, अगर उसकी समस्या तरफ यहाँ वाकई पर सरकार जो है अगर चिंता कर रही है, समस्या यहाँ पर ये है ना, आज भी यशवी जी ये चीजें हो गिरिराज सकती है किशोर प्रैक्टिकली। जी, एक सेकंड, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और आशीष गर्ग जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, देखिए, ये तो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नदियां इस समय दूषित हुई पड़ी हैं, ये भी एक बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो और तमाम नदियां जो हैं, वहां पर जिस तरीके से प्रदूषण है, ये भी एक चिंता का विषय अब उत्तराखंड के लिए बन रहा है। देखिए, नदियां जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं कि गंगा, यमुना और इनकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। हम देहरादून की बात करें तो रिस्पना और बिंदाल इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो फाइनली एक सुसवा रिवर बन के और सोंग रिवर से मिलके वो राजा जी नेशनल पार्क होती हुई गंगा जी में जाती है। अब गंगा जी के लिए नमामि गंगा का बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई STP बन रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम देहरादून की बात करें, हमारे ठीक शहर के बीचों बीच 2 रिवर है और उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा उसके जितने भी पुल बने उसके ऊपर से निकल जाइए, उसमें कई NGOs ने उसमें कैंपेन्स किए, उनको सफाई करने का बीड़ा उठाया है, लेकिन वहां पर निरंतर उन पर कूड़ा फेंका जा रहा है और कोई उसकी रिपोर्ट कहीं भी करो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उन पर चालान नहीं करता है उन लोगों पे। और वो इसका सबसे बड़ा एक जो ये है कि जब ये सारा कूड़ा बारिशों में, जैसे मैंने बताया, सुसवा से निकल के राजा जी नेशनल पार्क में जाता है, तो उसमें जितनी भी आसपास की जो जंगल तो नष्ट हो ही रहे हैं, उससे जो वाइल्ड लाइफ भी उसको आके वहाँ जो उसमें प्लास्टिक या और दूसरे जहरीले पदार्थ हैं उनकी डेथ हो रही है। और जो एक डेटा ये बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ का जो फ्यूचर है वो 10 साल या 15 साल तक का बचा है। तो बड़ी भयावह सिचुएशन उत्पन्न होने वाली है और उसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं कि ये सारा का सारा जाके गंगा में मिलता है। तो हमें इसको एक जो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सब लोग हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, हमको जो हर चीज को समन्वय रखते हुए जो काम करने की जरूरत है, आई थिंक वो बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ है। वो टिल्ट केवल एक, मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, ठेकेदार पे छोड़ दिया जाता है, ठेकेदार भी प्रोफेशनल काम नहीं करते, वो अपने मिस्त्री लेबर या जो दूसरे मशीन के थ्रू उनको काम कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं है या कोई उन पर कंट्रोल नहीं है। तो और नदियों का जो है, नदियों में अभी भी आप ये देख सकती हैं, सीवर जो होता है, टैप उन पे जो घरों से निकलता है, सीवर अभी भी पड़ रहा है। उसके लिए भी कई सीवर लाइन शहर में डाली जा रही है, लेकिन अभी तक कई रेसिडेंट्स तो या फिर उस पर टैप नहीं करवाते हैं पैसे बचाने के लिए, लेकिन उनको भी उन पर कुछ एक्शन होने चाहिए सरकार के कि भाई जो नहीं लगा रहा है और अपना जो गंदा पानी नदियों में डाल रहा है तो उन पर कुछ एक्शन हो। तो करने को बहुत कुछ है, लेकिन लगता है कौन करेगा ये, किस अथॉरिटी के पास जाए, कोई एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारे पास नहीं है। तो मेरा ये मानना है इन सब चीजों के लिए, चाहे हमारा एयर पॉल्यूशन हो, AQI को इम्प्रूव करना हो या नदियों को हमें स्वस्थ करना हो, उसके लिए हमको कोई ये डिपार्टमेंट को छोड़ के मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनानी चाहिए, जिसमें हर डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल और जो इफेक्टिव लोग हैं उनको रखे और उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके, रेगुलर मीटिंग करके, उनको एक टाइम बाउंड प्रपोजल देके और फंड्स देके उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, तभी कुछ होगा। और साथ ही साथ ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, देखिए ग्रीनरी ऐसा हो रहा है कि लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है इनका, 10% से ज्यादा का सर्वाइवल रेट है ही। तो आप जैसे सर ने बताया, एक पेड़ की जगह कटेगा उसकी जगह 20 लगाएंगे तो फिर वो 2 ही उगेंगे। तो कई चीजें हैं और जमीन नहीं है देहरादून में, जो सारी जमीन इतनी महंगी हो गई है तो कोई पेड़ लगाने के लिए राजी नहीं है। तो बाहर फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट को हम बचा ही ले, फॉरेस्ट भी बाइफरकेट होते जाता है, क्योंकि हर आदमी अपने घरों के आगे रोड चाहता है, अपने गाँव में रोड चाहता है, तो वो फॉरेस्ट जो बाइफरकेट होते जा रहे हैं और उसमें भी वाइल्ड लाइफ बहुत मतलब मरती जा रही है और साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर बहुत लग रही है इसी कारण से, क्योंकि आबादी उनके किनारे बढ़ती जा रही है और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा है। कई बड़ी मल्टीपल समस्या है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि
जो एनवायरनमेंट को पीछे रख दिया जाता है। ये सोचते हैं कि एक ये लोग जो ऐसी एक्टिविस्ट में हल्ला मचाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी साथ बैठा के उनकी वो सुननी चाहिए। ये हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम क्योंकि हमने बहुत अच्छा एक माहौल देखा है, पर्यावरण देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उससे काफी बेहतर देखे। लेकिन सिचुएशन मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, पेसिमिस्टिक होता हूँ यहाँ पर, कि ये सिचुएशन काफी इसके विपरीत है। तो इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। जैसे मैंने बताया, कुछ एक इसको बहुत स्पेशल टास्क लेके मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के सरकार को कुछ करना पड़ेगा, एनजीओ को साथ लेके, तभी ये कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम डिबेट करते रह जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगे आपने डिबेट करी, सब तो कुछ किया, लेकिन आपने नदियों के लिए क्या किया, यहाँ की एयर क्वालिटी के लिए क्या किया, ग्रीनरी के लिए क्या किया, ये करने की बहुत ठीक है। मैं यहाँ पर अशन किरण जी का रुख करना चाहती हूँ। अशन जी, फटाफट ये बताइएगा कि बचाव कैसे करें पोल्यूशन से? अब तो जो है वो है स्थिति, लेकिन फिलहाल हम कैसे बचे, खुद को कैसे बचाएं? जी, खुद को बचाने के लिए देखिए, कोरोना काल में जैसे मास्क का प्रयोग होता था, मास्क एक बहुत अच्छा मीन्स है, एटलीस्ट जो थोड़ा सा बड़ा पार्टिकुलेट मैटर है, एक पर्टिकुलर माइक्रोन से ऊपर, तो उससे बचाने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा मीन्स है। और अस्थमा से लेके बहुत सारी डिजीज होती है, COPD, और जो एलर्जी से रिलेटेड है, जो अकेले मास्क के प्रयोग से हम बचा सकते हैं अपने आप को। दूसरा ये है कि जिन जगहों से ऑब्वियसली हमें पता है कि जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, उनसे आप दूरी मेंटेन करें। जो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलर्जिक हैं, उनके लिए डिसेंसिटाइजेशन होता है। जैसे एक बहुत अच्छा छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप धूल से सेंसिटिव हैं, तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स कुछ डिसेंसिटाइज करने के लिए मेडिसिन का लेते हैं, तो पर्टिकुलर लेवल ऑफ धूल आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना पहले पहुंचाती है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अपने घर में, तो फिर मैं उसी चीज पे आऊंगा, अपने घर में तो हम ड्राइंग रूम से लेके अपने घर के बगीचे तक में तो पेड़ लगा लें, और हम उस चीज में सहयोग करें। मास्क के अलावा एक आम आदमी के पास इसके लिए ज्यादा उपाय नहीं है इससे बचाव के लिए। यही है कि वो औरों का सहयोग करे, और इस मुहिम में जब तक पूरा समाज नहीं जुड़ेगा, ये सफल नहीं होगी। हर आदमी को इससे जुड़ना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया, ये पॉल्यूशन खाली एक एयर पॉल्यूशन नहीं है, इसमें बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हैं, जैसे सीवर से लेके जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है। अब सरकार थोड़े चेंजेस तो ला रही है, जो अब हमारे पास कूड़ा गाड़ी आती है, उसमें 2 तरह के वेस्ट इकट्ठे, सूखा और गीला कूड़ा। इसी तरह अलग अलग तरह के वेस्ट को सेग्रीगेट नियर फ्यूचर में होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस सेंस में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको और तेजी से करने की जरूरत है। तो मेरा तो मैसेज मास्क का रहेगा। जो लोग इस चीज के लिए सेंसिटिव जोन में आते हैं, उनको मास्क का जितना हद तक प्रयोग बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मास्क की सुरक्षा है, और साथ ही साथ सरकार इस ओर ध्यान दे, वही बेहतर है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल पे आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए बनती जा रही है। ऐसे में सरकार जो है वो इस पर ध्यान दे रही है, सख्त रुख अपना रखा है, लेकिन फिर भी धरातल पर पेड़ कटान पर रोक की जरूरत है। साथ ही साथ जो नदियां हैं उनको भी साफ सुथरा रखने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।